हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 21। तो एनसीईआरटी 11th में जो चैप्टर नंबर 21 है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम सारा न्यूरल कंट्रोल या जो आपका नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है इसमें सबसे पहले आपको नर्वस सिस्टम के बारे में सब पता होना चाहिए, है ना। तो न्यूरल सिस्टम जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को नहीं पढ़ सकते हो। तो कुछ हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नर्वस सिस्टम आपका काम कैसे करेगा, और उसके बाद में हम नर्वस सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपका जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है नर्व्स है। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है इसमें फर्स्ट कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, ये नर्वस सिस्टम आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, पूरे ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है। बट क्या ये न्यूरल सिस्टम अकेला काम करता है? तो नहीं। आपका जो न्यूरल सिस्टम रहेगा ये इंडोक्राइन सिस्टम के साथ में कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों भी एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके बाद ये सारे जो आपके ऑर्गन्स है इनके एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद में डिसीजन लेंगे कि आपको क्या रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक बात करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में एक कार है। ठीक है, और ये जो कार है इस कार को ड्राइव करने के लिए आपको ड्राइवर का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक कार है और ये ड्राइवर है। ठीक है, तो ड्राइवर जो रहेगा ये ड्राइवर कार को कंट्रोल कर रहा है। कार कितने स्पीड से आपको चलाना है, कितना उसको एक्सेलरेट करना है, कब ब्रेक दबाना है, ये सब कौन डिसाइड कर रहा है, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ड्राइवर। तो ड्राइवर हो गया आपका नर्वस सिस्टम। ड्राइवर क्या हो गया? नर्वस सिस्टम। ठीक है, बट अगर हम कार को चलाने की बात करते, कार को ड्राइव करने की बात करते, तो विदाउट दिस व्हील ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कार तो चल रही है, ये एक्सीलरेटर दबा रहा है। ठीक है, उसके बाद में इंजन भी आपका स्टार्ट हो गया। ठीक है, बट ये जब तक इसके पास में व्हील नहीं रहेगा तो ये तब तक आपका कार आगे नहीं बढ़ेगा। तो विदाउट व्हील आपका कार आगे नहीं बढ़ सकता। तो व्हील जो है ये होता है इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब देखो कि इसको गाड़ी चलाना है, तो गाड़ी चलाने के लिए यहाँ पे इसको एक्सीलरेट दबाना है या फिर इसको ब्रेक दबाना है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? नर्वस सिस्टम, मतलब अपना ड्राइवर डिसाइड कर रहा है। ठीक है, इसको इन्फॉर्मेशन अलग अलग आ रही है। जैसे इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि ये हाईवे से जा रहा है। ठीक है, हाईवे से जा रहा है तो इन्फॉर्मेशन इसको ये आ रही है कि यहाँ पे हाईवे के ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं है, आपको एक्सेलरेटर दबाना है, मतलब गाड़ी को आगे भगाना है, बराबर। और अगर बीच में अगर कोई आ गया, ठीक है, तो इसको सिग्नल मिल रहा है नेगेटिव कि नहीं, अभी एक्सेलरेटर नहीं दबाना है, अभी आपको ब्रेक दबाने की ज़रूरत है, बराबर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपके पास में दो सिग्नल्स आ गए, एक पॉजिटिव सिग्नल और एक नेगेटिव सिग्नल। हमारा बॉडी भी ऐसे ही होता है, कभी आपके नर्वस सिस्टम को पॉजिटिव सिग्नल भेजा जाता है, कभी नेगेटिव सिग्नल भेजा जाता है। तो टिश्यू की तरफ से अगर आपको सिग्नल पॉजिटिव भेजा जा रहा है तो नर्वस सिस्टम उस पॉजिटिव सिग्नल के हिसाब से आपके ऑर्गन्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि आपके रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर ट्रैफिक कम है, दूसरे लेन में गाड़ियाँ जा रही है। ठीक है, जैसे ये बहुत सारी लेन होती है ना, तो यहाँ पे 3 लेन है, आपका जो गाड़ी है ये इस लेन से चल रहा है, बाकी ये इस लेन में आपके पास दूसरी गाड़ियाँ चल रही हैं। ठीक है, तो सिग्नल क्या आया कि ये गाड़ी अगर देखा तो ये सिग्नल दे रहा है नेगेटिव कि नहीं, आपको अभी ब्रेक दबाना है। अगर यहाँ से अगर आप सिग्नल देखोगे तो यहाँ पे तो कोई गाड़ी नहीं है, तो यहाँ पे आप एक्सेलरेटर दबा सकते हो, तो यहाँ से सिग्नल आएगा पॉजिटिव। बट इस केस में अगर हम बात करें तो ये जो आपका पॉजिटिव सिग्नल है इसका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या? तो उस लेन में कोई गाड़ी नहीं है तो आप एक्सेलरेटर दबाओगे, बराबर। इस लेन में गाड़ी है तो ये तो कभी भी आपके लेन में नहीं आने वाला है, तो भले वो निगेटिव सिग्नल दे रहा है बट उसका इंटेंसिटी कम है, तो उस केस में आप एक्सेलरेटर को ही प्रेफर करोगे, आप ब्रेक को प्रेफर नहीं करोगे। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि इस केस में जो पॉजिटिव सिग्नल है इसका इंटेंसिटी ज़्यादा है तो हम एक्सेलरेटर दबा रहे हैं। तो नर्वस सिस्टम
क्या कर रहा है, उस ऑर्गन को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, अगर ये गाड़ी जो है ये इसके लेन में होती, ठीक है, या हम इस गाड़ी के लेन में होते, ठीक है, तो ये हमारी गाड़ी है और हम ये इसके लेन में है, तो सिग्नल आपको क्या आ रहा है, सिग्नल आ रहा है आपको निगेटिव, सिग्नल आपको पॉजिटिव भी आ रहा है क्योंकि उस गाड़ी के बीच में और आपके गाड़ी के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, बट इंटेंसिटी किसकी ज़्यादा है, इंटेंसिटी नेगेटिव सिग्नल की। अगर आपने एक्सीलरेटर दबाया तो आप उस गाड़ी को जाके ठोक दोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इस केस में उस ऑर्गन को हम इनएक्टिव कर रहे हैं, उस ऑर्गन को उतना एक्टिव नहीं कर रहे। तो वैसे ही आपका न्यूरल सिस्टम जो है इसको अलग अलग ऑर्गन्स जो है ये सिग्नल्स भेजते हैं और वो सारे सिग्नल्स जो है उसको इंटीग्रेट करेगा और उसके बाद में फिर डिसीजन लेगा कि आपको उस ऑर्गन के साथ में किस टाइप का रिस्पांस दिखाना है। ठीक है, तो ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आपके सारे सिस्टम जो है ये सिंक्रोनाइज्ड फैशन में चले। समझ में आ रहा है क्या? सिंक्रोनाइज्ड फैशन में आपका ये सारे ऑर्गन जो है ये अपना एक्टिविटी शो करे। तो न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है ये दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, सारे ऑर्गन्स के एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद में डिसीजन लेंगे कि आपको अभी क्या रिस्पॉन्स शो करना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो न्यूरल सिस्टम होता है ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन शो करेगा। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या है? ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मतलब आपके हर एक बॉडी के ऑर्गन्स के साथ, टिश्यू के साथ आपका नर्वस सिस्टम जो है इसका कनेक्शन है। जिस सेल के साथ में, जिस ऑर्गन के साथ में नर्वस सिस्टम डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं कर सकता वहाँ पे वो हेल्प ले लेता है इंडोक्राइन सिस्टम का। जैसे फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम या नर्व सेल हर एक सेल के साथ में अपना सिनेप्सिस फॉर्म नहीं कर सकता, हर एक सेल के साथ में इंटरेक्शन फॉर्म नहीं कर सकता, तो उस केस में इंडोक्राइन सिस्टम का वो हेल्प लेगा और इंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करने के बाद इंडोक्राइन सिस्टम उस टिश्यू को एक्टिवेट करेगा। तो इन दिस वे आपका जो न्यूरल सिस्टम है इट प्रोवाइड पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज नेटवर्क फॉर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर क्विक कोऑर्डिनेशन। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद में नर्वस सिस्टम एंड इंडोक्राइन सिस्टम जो है इसको बोला जाता है इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है, चलो तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने अच्छे तरह से आपको एक्सप्लेन करके दिया। ठीक है, नर्वस सिस्टम कैरीज इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। ठीक है, जो भी नर्वस सिस्टम होता है ये इंफॉर्मेशन जो भी कैरी कर रहा है, ठीक है, ये किस फॉर्म में कैरी करता है? तो ये आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में कैरी करेगा और ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ये सोडियम आयंस के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी नर्वस सिस्टम है ये इंफॉर्मेशन को अगर कैरी कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस के फॉर्म में वो उसको कैरी करेगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम इज डिपेंड अपॉन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, इट इज डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल सिग्नल्स कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड है बिहेवियर कॉम्प्लेक्सिटी। सेकेंड है आपका बिहेवियर कॉम्प्लेक्सिटी। ये जो दो पॉइंट्स है ना कि जैसे किस ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम आपका कॉम्प्लेक्स रहेगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? दो फैक्टर्स के ऊपर। एक होता है इन्वायरमेंटल सिग्नल्स और दूसरा होता है आपका बिहेवियर। ठीक है, तो बिहेवियर जितना कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, बिहेवियर जितना कॉम्प्लेक्स होगा नर्वस सिस्टम भी उतना ही आपका कॉम्प्लेक्स होते जाता है। इन्वायरमेंट से आप कितने सिग्नल्स को रिसीव कर रहे हो, आपके बॉडी से कितने सिग्नल्स को आप रिसीव कर रहे हो, कितने टाइप्स के सिग्नल को आप रिसीव कर रहे हो, उसके ऊपर आपका नर्वस सिस्टम का कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड करता है। अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल्स बहुत कम टाइप के आप रिसीव कर रहे हो,
आपका बिहेवियर बहुत ही सिंपल है, तो उस केस में नर्वस सिस्टम भी आपका सिंपल होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ह्यूमंस की बात करते हैं तो हमारा बिहेवियर अलग अलग होता है ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर ह्यूमन में, तो उस केस में अलग अलग सिग्नल्स के अगेंस्ट में हम अलग अलग रिस्पॉन्सेस शो करते हैं। अगर हमारे तरफ कोई देख के हंसता है तो हम भी उसको स्माइल देते हैं। ठीक है, बट अगर अननोन पर्सन अगर आपको देख के हंसेगा तो हम उसको स्माइल नहीं देंगे। तो ये हो गया बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जब आपको भूख लग रहा है तब आप खाना खा रहे हो। ठीक है, अगर आपके सामने नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फूड अगर रखे जाते हैं तो उसमें से कोई भी एक फूड को आप सिलेक्ट करते हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद का है। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नल की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा बिहेवियर कॉम्प्लेक्स है उतना आपका नर्वस सिस्टम कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये आपको पता है। ठीक है, बट हाइड्रा जो होता है या सी एनीमोन जो होता है, इनको सिर्फ प्रे को कैप्चर करना होता है। प्रे को कैप्चर करेंगे, उसके बाद में उसको इंगल्प करेंगे। ठीक है, और उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो इनका काम क्या होता है, सिर्फ प्रे को कैप्चर करना और प्रेडेटर से दूर भागना। तो यहाँ पे इनके जो टेंटेकल्स होते हैं इसमें ये इसका हेल्प लेके क्या करेंगे, प्रे को कैप्चर करेंगे और उसको इंगल्प कर लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस केस में ये जो आपके इसके टेंटेकल्स है, इसमें नंबर ऑफ नर्व्स जो है ये स्प्रेड हुए होते हैं। ठीक है, और ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये आपको नेट की तरह दिख रहा है, इसलिए इसमें जो नर्वस सिस्टम होता है ये नेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसको बुलाता है नर्व नेट। ठीक है, जो एकदम सिंपल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फॉर द कैप्चरिंग ऑफ फूड और प्रे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का बिहेवियर जो है एज कंपेयर विथ हाइड्रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट्रल साइड पे हमने ग्रुप ऑफ नर्व सेल रखा है जिसको बोला जाता है गैंग्लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन तो नहीं होता बट ग्रुप ऑफ नर्व सेल को हम हर एक सेगमेंट्स में रखते हैं। ठीक है, तो हर एक सेगमेंट जो है इसके मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने वहाँ पे किसको रखा है, हमने वहाँ पे रखा है गैंग्लिया को। तो अर्थवॉर्म के हर एक सेगमेंट में ग्रुप ऑफ नर्व सेल होता है जिसको गैंग्लिया बोला जाता है, और वो आपके हर एक सेगमेंट के एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, मोस्ट एंटेरियर पोर्शन पे एक गैंग्लिया होता है। ठीक है, जिसको एंटेरियर गैंग्लिया बोला जाएगा। ठीक है, और एंटेरियर गैंग्लिया जो है ये कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है, जैसे हमारा ब्रेन करेगा। ठीक है, तो जो मोस्ट एंटेरियर पोर्शन पे जो गैंग्लिया होता है ये ब्रेन की तरह फंक्शन करता है, बट ब्रेन आपके अर्थवॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, अगर हम स्क्विड की बात करें तो स्क्विड में और ज़्यादा थोड़ा सा बिहेवियर कॉम्प्लेक्स हो गया, तो उसमें भी आपका जो गैंग्लिया है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। ठीक है, तो अगर हम ह्यूमंस की बात करते तो ह्यूमंस के पास में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें हम नर्वस सिस्टम को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसमें हम पढ़ते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो सारे नर्व्स आ जाएंगे जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई नर्व है जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में कनेक्शन में नहीं है तो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व सेल जो होते हैं ये हमेशा आपके सीएनएस के साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ में इंटरेक्टेड रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका ह्यूमन जो है इसमें अगर अपन नर्वस सिस्टम की बात करते, वर्टिब्रेट्स में नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन जो है इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि न्यूरॉन या नर्व सेल जो होते हैं इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में जो भी फंक्शनल सेल होता है, जो भी आपके पूरे नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को डेवलप करता है, उस सेल को बोला जाएगा
न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। ठीक है, नर्व सेल का काम क्या होता है, ये पर्टिकुलर सिग्नल को डिटेक्ट करता है, उसको रिसीव करता है और उसके बाद में उसको ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो इट डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलाई। ठीक है, चलो तो नर्व सेल जो है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल होता है। ठीक है, भले ही इसका शेप अलग अलग हो, बट इसका जो भी आपका कंटेंट होता है, जो भी इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, तो ये नियर अबाउट तो सेम ही मिलेंगे। ठीक है, तो सेल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपको न्यूक्लियस मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, इसमें आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, इसमें आपको गोल्गी कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो जो आपने नॉर्मल सेल के अंदर में ऑर्गेनल्स पढ़े वो सारे न्यूरॉन सेल के अंदर में होता है, बट इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है इसके फंक्शन के हिसाब से, कि इसको सिग्नल को रिसीव करना है तो सिग्नल को रिसीव करने के लिए डेंड्राइट्स रखे। ठीक है, उसके बाद में इसको सारे सिग्नल्स को इंटीग्रेट करना है तो इसके लिए हमने सेल बॉडी को रखा। ठीक है, इसको डिसीजन लेना है सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए तो हमने वहाँ पे एक्सॉन हिलॉक को रखा। ठीक है, उसके बाद में सिग्नल को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हमने क्या रखा, एक कंडक्टिंग स्ट्रक्चर रखा जिसको एक्सॉन बोला जाता है। इसको उस सिग्नल को नेक्स्ट इफेक्टर सेल को एक्टिवेट करने के लिए हमें उसको भेजना है, तो इफेक्टर सेल के साथ में इसका कांटेक्ट होना चाहिए, तो कांटेक्ट करने के लिए हमने एक्सॉन टर्मिनल को रखा। तो जो भी इसका फंक्शन है इसके हिसाब से हमने इसके पास में अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप किए। ठीक है, तो फंक्शनैलिटी के हिसाब से आपका जो नर्व सेल है ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। ठीक है, तो नर्व सेल की अगर हम बात करेंगे तो हर एक पोर्शन जो है इसका फंक्शन अलग अलग रहेगा। जैसे डेंड्राइट्स की बात की स्टार्ट करेंगे आपके डेंड्राइट से, तो सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है डेंड्राइट और इसका काम होता है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। ठीक है, तो जो भी आपका सेल, जो भी ऑर्गन जिसके साथ ये नर्वस या आपका न्यूरॉन इंटरैक्ट कर रहा है उससे वो क्या कर रहा है, सिग्नल को रिसीव कर रहा है। ये सिग्नल को रिसीव करने के बाद में, ठीक है, सिग्नल को कहाँ पे भेजा जाता है, सेल बॉडी की तरफ। तो ये जो आपका पोर्शन है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डेंड्राइट्स। ये जो इतना पोर्शन है इसको बोला जाएगा सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में वो सारे ऑर्गेनल्स रहेंगे जो आपके नॉर्मल सेल में होता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पोर्शन होता है ये वाला। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है ये सेल बॉडी और एक्सॉन के बीच में होता है। आप इसको सिक्योरिटी गार्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, जो डिसीजन लेता है कि आपको गेट खोलना है कि नहीं खोलना है, ठीक है, आपको फायर करना है कि नहीं करना है। तो एक्सॉन हिलॉक जो है ये सारे इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, सारे इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है, इंटीग्रेट कर रहा है और उसके बाद में फिर वो क्या कर रहा है, आपके इलेक्ट्रिक इम्पल्स को फायर कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को ट्रिगर कर रहा है। तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल को फायर करना है या नहीं करना है, आपको सिग्नल आगे भेजना है या नहीं भेजना है। ठीक है, तो इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन लेता है एक्सॉन हिलॉक, इसलिए इसको हम गार्ड बोल रहे हैं। इसके हाथ में हमने गन दे के रखा है, गन को अगर इसने दबा दिया तो एक्शन पोटेंशियल फायर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। गन दिया मतलब क्या, वो उसके हाथ में डिसीजन दे दिया कि उसको कब फायर करना है, वो सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मान के चलो कि एक गार्ड है और उसको हमने उसके हाथ में पूरा डिसीजन दे दिया कि जो करना है, जो डिसीजन लेना है वो आपको लेना है, आपके हाथ में ये गन है। ठीक है, आपको फायर जब भी यहाँ पे टेररिस्ट आएगा तो आप उसको फायर कर दोगे। ठीक है, या जब भी थीप आएगा तो आप उसको फायर कर दोगे। तो अगर कोई चिल्ला रहा है कि अगर चोर आया तो ये फायर नहीं करेगा। ठीक है, जब तक इसके सामने वो बंदा नहीं दिख जाएगा तब तक ये फायर नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्या करेगा, जितना भी इंफॉर्मेशन डेंड्राइट कलेक्ट कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव इंफॉर्मेशन या पॉजिटिव सिग्नल, नेगेटिव सिग्नल, दोनों टाइप के सिग्नल को ये क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा। और अगर पॉजिटिव सिग्नल का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उस केस में ये ट्रिगर दबा देगा, मतलब ये फायर कर देगा। ठीक है, अगर ये फायर करता है तो एक बार फायर करने के बाद में वो जो आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है
वो जो इसके गन से बुलेट निकला है वो वापस नहीं आता, इसलिए जो भी डिसीजन लेना है ये इसको लेना है। तो ये हमारा एक्सॉन हिलॉक होता है जो क्या करता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, एक बार अगर ये ट्रिगर दबा देता है तो उसके बाद में इलेक्ट्रिक इम्पल्स वापस नहीं आता। ठीक है, तो सारा जो डिसीजन है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को फायर करने का वो किसके पास में होता है, एक्सॉन हिलॉक के पास में। ठीक है, उसके बाद में जो भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है ये माइग्रेट करता है थ्रू दी एक्सॉन। ठीक है, तो ये आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका एक्सॉन हिलॉक का। तो एक्सॉन हिलॉक जो है इट कंडक्ट एक्शन पोटेंशियल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो ये सेल बॉडी या एक्सॉन हिलॉक से एक्शन पोटेंशियल को कहाँ पे लेके जाएगा, आपके एक्सॉन टर्मिनल पे। और एक्सॉन टर्मिनल जो है ये स्ट्रक्चर हमने क्यों डेवलप किया है, आपके अलग अलग इफेक्टर सेल के साथ में सिनेप्सेस फॉर्म करने के लिए। तो दूसरा जो सेल रहेगा इसके साथ में अगर सिनेप्सेस फॉर्म करने हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक्सॉन टर्मिनल की। ठीक है, तो इन दिस वे ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए, डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अब सेल, न्यूरॉन सेल की अगर हम बात करें ना तो न्यूरॉन सेल के पास में ये बेसिक पार्ट्स हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। इसके हर एक स्ट्रक्चर्स को, हर एक ऑर्गेनल्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, उनका फंक्शंस हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो न्यूरॉन का जो न्यूरॉन सेल जो होता है इसके पास सबसे पहला हमने स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ा है, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा है डेंड्राइट्स। ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये होता है सेल बॉडी। ठीक है, इसको हमने क्या बोला है, सेल बॉडी। ये जो पोर्शन होता है इसको हमने बोला है एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, ये जो पोर्शन होता है इसको हमने बोला है एक्सॉन, और ये जो पोर्शन है इसको हमने बोला है एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अब हमें एक एक पार्ट्स को अच्छे से जूम करना है, उसके अंदर में क्या है वो देखना है। तो सबसे पहले हम इस पोर्शन को जूम करके देखेंगे। ठीक है, ये इतना जो पोर्शन है हमारा, इतने पोर्शन को हम जूम करेंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन को अगर आप जूम करोगे तो यहाँ पे अलग अलग आपको पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ये है आपका डेंड्राइट्स। ठीक है, ये आपका क्या है, डेंड्राइट्स। तो इट रिसीव और इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो ये क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट से या दूसरे टिश्यू से या ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है टूवर्ड्स द सेल बॉडी, और सारे सिग्नल सेल बॉडी की तरफ अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं तो सारे सिग्नल को इंटीग्रेट कौन करेगा, तो सारे सिग्नल्स को इंटीग्रेट करेगा एक्सॉन हिलॉक। तो सिग्नल कोई भी डेंड्राइट से आए वो सिग्नल कहाँ पे जाएगा, तो वो सिग्नल जाएगा आपके एक्सॉन हिलॉक के पास में। तो जो गार्ड हमने बैठा है वहाँ पे गेट के ऊपर, उसको सब इंफॉर्मेशन लाके बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे चोर आया है, यहाँ पे आपका टेररिस्ट आया है, बट उसके हाथ में तो बंदूक है, उसके हाथ में गन है, बट वो अभी फायर नहीं करेगा। जब तक उसके सामने टेररिस्ट नहीं आएगा वो तो फायर करने वाला है नहीं। ठीक है, तो डेंड्राइट्स क्या करेंगे, अलग अलग साइड से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, और ये सारे इंफॉर्मेशन, सारे सिग्नल को कहाँ पे ट्रांसमिट करे, टूवर्ड्स दी एक्सॉन। चलो यहाँ तक ठीक है, डेंड्राइट का फंक्शन समझ में आ गया। एक्सॉन के पास में ये सारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलेंगे सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में क्या क्या रहेगा, ठीक है, तो सेल बॉडी में आपको अलग अलग यहाँ पे स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है न्यूरोफाइब्रिल्स। क्या मिल रहा है, न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स जो होता है ना, न्यूरोफाइब्रिल्स आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इम्पल्स कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, जो भी नर्व इम्पल्स है इसको कंडक्ट करने का काम कौन करता है, न्यूरोफाइब्रिल। तो याद रखना न्यूरोफाइब्रिल जो होता है ये
आपके नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। न्यूक्लियस जो है इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना। तो न्यूक्लियस जो है उसमें आपका जेनेटिक मटेरियल रहेगा जैसे नॉर्मल सेल में होता है, ठीक है। उसके बाद में नेजल्स बॉडी, नेजल्स बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो नेजल्स बॉडी क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इससे जो छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो आपके स्मॉल वेसिकल्स निकलेंगे, इस वेसिकल्स के ऊपर होते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। इस वेसिकल्स के ऊपर क्या रहेंगे, राइबोसोम, ठीक है। तो ये वेसिकल के ऊपर अगर राइबोसोम है तो इसको बोला जाएगा निजल्स बॉडी। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है तो राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो निजल्स बॉडी जो है इसका भी फंक्शन क्या रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या रहेगा, प्रोटीन को सिंथेसिस करना। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो निजल्स बॉडी जो है इसका फंक्शन है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। निजल्स बॉडी क्या होता है, एक वेसिकल होता है जिसके ऊपर राइबोसोम्स आपके अटैच होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेल बॉडी में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, ठीक है। सेल बॉडी में आपको क्या मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल न्यूरोट्यूब्यूल। न्यूरोट्यूब्यूल जो है इसका काम होता है स्ट्रक्चर मेंटेन करना, ठीक है। तो जो भी स्ट्रक्चर या शेप होता है सेल का उसको मेंटेन करने का काम होता है न्यूरोट्यूब्यूल का। न्यूरोफाइब्रिल का काम क्या होता है, इम्पल्स को कंडक्ट करना। निजल्स बॉडी जो है इट प्रेजेंट ओनली इन दी सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स, ठीक है। इसके अलावा ये कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो सेल बॉडी जो है इसमें हमने जो ऑर्गेनस ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया। जैसे मैंने बोला है कि उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। बट ये ऑर्गन्स के अलावा यहाँ पे जो स्पेसिफिक 9 सेल स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर्स थे वो हमने यहाँ पे पढ़े। जैसे डेंड्राइट्स हमने पढ़ा, न्यूरोफाइब्रिल्स के बारे में मैंने आपको बताया। न्यूरोफाइब्रिल्स का काम होता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को कंडक्ट करना। न्यूरोट्यूब्यूल का काम होता है शेप को मेंटेन करना, स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। निजल्स बॉडी जो इट डिराइव फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज स्मॉल वेसिकल विच हैज़ राइबोसोम अटैच ऑन द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका सेल बॉडी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे किसका, आपके एक्सॉन का, ठीक है। तो एक्सॉन की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक्सॉन आपका एक्सटेंड होता है एक्सॉन हिलॉक से। तो एक्सॉन हिलॉक का मेम्ब्रेन अगर एक्सटेंड हो गया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर एक सेल का लेयर होता है, रैपिंग होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो कि ये एक्सॉन है, ठीक है, एक होलो ट्यूब स्ट्रक्चर होता है एक्सॉन का, और इसके ऊपर हमें क्या करना है, एक सेल का लेयर बनाना है, ठीक है। तो ये सेल है जो इसके सराउंडिंग में क्या कर रहा है, रैपिंग कर रहा है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में ये क्या कर रहा है, रैपिंग कर रहा है। तो ये कंटिन्यूसली रैपिंग करते जाएगा। तो ये जो सेल है ये होता है आपका शॉन सेल, ठीक है, ये आपका होता है शॉन सेल। और शॉन सेल जो होता है ना, ये क्या करेगा, शॉन सेल प्रोड्यूस करता है लिपिड को। कौन से लिपिड को, स्पिंगोलिपिड को। स्पिंगोलिपिड में क्या एग्जाम्पल है, तो स्पिंगोलिपिड में एग्जाम्पल आपके पास में स्पिंगोमाइलिन का, ठीक है। तो ये आपका स्पिंगोमाइलिन का प्रोडक्शन करेगा। और अगर फॉर एग्जांपल हम बात करते कि ये जो शॉन सेल है ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपने नीचे लिपिड का सिक्रेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये जो येलो पोर्शन है ये लिपिड वाला है, ठीक है, येलो पोर्शन जो है ये लिपिड वाला है। तो इस
येलो पोर्शन को बोला जाएगा, इस येलो पोर्शन को बोला जाएगा माइलिन शीथ। इस येलो पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ। बट अगर आप बाहर से देखोगे तो बाहर से आपको क्या दिखेगा, शॉन सेल का न्यूक्लियस दिखेगा, शॉन सेल का साइटोप्लाज्म दिखेगा। तो शॉन सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोला जाता, शॉन सेल का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बाहर से दिख रहा है तो उसको बोला जाता है न्यूरोलेमा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलेमा, मेम्ब्रेन ऑफ शॉन सेल। ठीक है, तो सबसे ऊपर जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका नर्व सेल का एक्सॉन है, ये एक्सॉन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे घर में टेप होता है, ठीक है, वो टेप को हम रैप कर रहे हैं। तो ये जो रैपिंग कर रहे हैं ना, तो ये रैपिंग जो कर रहे हैं ये शॉन सेल से रैपिंग कर रहे हैं। अब टेप के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे होता है आपका स्टिकी गम, ठीक है, जो ग्लू होता है ना। तो ग्लू जो होता है वो ग्लू जो है इट इज़ सिक्रेटेड बाय द शॉन सेल। ऐसे इमेजिन करो, ये शॉन सेल क्या कर रहा है, अपने नीचे ग्लू को रिलीज कर रहा है। वो ग्लू मतलब आपका माइलिन शीथ है। बट जब टेप को आप सबसे ऊपर अगर रैप करोगे तो सबसे ऊपर वाला जो रैपिंग है वहाँ पे आपको ग्लू नहीं मिलेगा। तो ऊपर से अगर आप देखोगे तो वो जो पोर्शन है उसको बोलेंगे न्यूरोलेमा। बट उसके अंदर का जो पोर्शन है वहाँ जहाँ पे ग्लू प्रेजेंट है, जहाँ पे स्पिंगोमाइलिन प्रेजेंट है, जहाँ पे आपका स्पिंगोलिपिड प्रेजेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम माइलिन शीथ। ठीक है, तो माइलिन शीथ मतलब सिक्रेशन ऑफ शॉन सेल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में ये न्यूरोलेमा हो गया और ये जितना भी सिक्रेशन है आपका, जितने भी पोर्शन में सिक्रेशन आपको दिख रहा है वो क्या है आपका माइलिन शीथ। सबसे आउटर पोर्शन जहाँ पे आपका मेम्ब्रेन ऑफ शॉन सेल दिख रहा है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दिख रहे हैं बाहर से, तो वो है आपका न्यूरोलेमा। ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। अब हर एक अलग अलग पोर्शन पे, जैसे यहाँ पे रैपिंग किया तो थोड़े डिस्टेंस छोड़ दिया, वहाँ पे आपने रैपिंग किया, तो जो पोर्शन आपका यहाँ पे माइलिनेटेड नहीं होता, जहाँ पे आपका शॉन सेल माइलिन शीथ नहीं फॉर्म करता, उसको बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर। उसको क्या बोला जाएगा, नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, तो ये नोड ऑफ रेनवियर जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है। चलो यहाँ तक ठीक है। एक्सॉन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सॉन के पास में भी क्या रहेगा, साइटोप्लाज्म रहेगा। तो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोला जाता है एक्सोप्लाज्म। ठीक है, और एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन होता है उसको बोला जाता है एक्सोलेमा। ठीक है, सिंपल है। शॉन सेल का जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूरोलेमा बोला बने, तो एक्सॉन का जो मेम्ब्रेन रहेगा उसको एक्सोलेमा। ठीक है, न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको आप न्यूरोप्लाज्म बोल सकते हो। तो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको अपन बोलेंगे एक्सोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं ये एक्सॉन हिलॉक से थ्रू दी एक्सॉन ये माइग्रेट कर रहा है टुवर्ड्स दी एक्सॉन टर्मिनल। और एक्सॉन टर्मिनल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद में जो स्ट्रक्चर है आपका ये एक्सॉन टर्मिनल का है। एक्सॉन टर्मिनल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो स्ट्रक्चर्स है इसको बोला जाता है टीलोडेंड्रिया। ठीक है, ये डेंड्राइट्स जैसे स्ट्रक्चर्स है, बट ये सबसे एंड वाला पोर्शन है नर्व सेल का, इसलिए इसको बोला जाता है टीलोडेंड्रिया। ठीक है, और टीलोडेंड्रिया जो है इसके लास्ट में इस टाइप का कुछ पोर्शन है। ठीक है, ये ऐसा कुछ पोर्शन होता है और ये आपका इफेक्टर सेल के साथ में सिनेप्सिस फॉर्म करता है, इंटरेक्शन फॉर्म करता है, इसलिए इसको बोला जाता है सिनेप्टिक नॉब। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन, सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक एंड बल्ब। ठीक है, तो इन दिस वे हमारा जो नर्व सेल है इसके सारे जितने भी आपके ऑर्गेनल्स है, जितने भी पार्ट्स है, उसको अपन ने अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ा है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्व सिस्टम का आगे वाला पोर्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हमने पूरा जो नर्व सेल होता है, नर्वस सिस्टम का जो बेसिक है उसको हमने यहाँ पे क्लियर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।